दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस मिथ्स में से एक ये है कि पैसे कमाने के लिए ना पहले बेहिसाब पैसा जलाना पड़ता है। बिल्कुल, लोग यही सोचते हैं। राइट। मतलब दिमाग में क्या आता है? ग्लास के बड़े बड़े ऑफिस, मैसिव फंडिंग और वही शार्क टैंक जैसी टेंस पिचेस। हाँ, वही टिपिकल स्टार्टअप कल्चर। एग्जैक्टली। पर डेटा कुछ और ही कहता है। सोचिए क्या हो अगर एक आम वीकेंड की पार्टी के खर्च, जो कि लगभग 5,000 रुपए होते हैं। हाँ बस 5,000 रुपए, क्या उस मिनिमम इन्वेस्टमेंट में एक ऐसी कंपनी खड़ी की जा सकती है जो किसी को लाइफ लॉन्ग आजादी दे सके? आज इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव में हम इसी मॉडल को डीपली एनालाइज करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी डीप डाइव होने वाला है। बिल्कुल। आज का हमारा फाउंडेशन क्रिस गिलेबो की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च और उनकी बुक द $100 स्टार्टअप के कोर कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। मिशन बड़ा क्लियर है आज। मिशन ये है कि बिना नौकरी छोड़े, बिना लाखों रुपए के बोझ के, राइट। हकीकत में एक रिलायबल इनकम सोर्स कैसे बनता है, इसकी हम डीप इंजीनियरिंग को समझेंगे आज। सुनने में ना ये किसी इंटरनेट स्कीम जैसा लग सकता है, पर चलिए इसके पीछे के सॉलिड मैकेनिज्म्स देखते हैं। क्योंकि आप यहाँ हैं तो मैं चाहता हूँ आप इसका बेस सेट करें। जरूर। तो देखिए, ये मैकेनिज्म समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा फैली हुई है ना। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। एग्जैक्टली। कोई भी नया शुरुआत करने वाला इंसान आसानी से रास्ता भटक जाता है। हम यहाँ खोखली मोटिवेशन या हवाई बातें नहीं करेंगे। सही बात है। हम उन ठोस प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे जो दिखाते हैं कि लगभग जीरो रिसोर्सेज होने पर भी सक्सेस और आज़ादी कैसे हासिल की जाती है। ओह वाओ। ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है उन सभी के लिए जो हेवी इन्वेस्टमेंट वाले उस टॉक्सिक जाल से बाहर निकलना चाहते हैं। तो बात शुरू होती है सबसे बड़े मेंटल ब्लॉक से, जहां तक मुझे समझ आया है। मतलब बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? वही पुराना टेम्पलेट। राइट। पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, 30 साल एक ही डेस्क पर बिताओ और फिर रिटायरमेंट के बाद आराम करने का या दुनिया घूमने का सोचो। एग्जैक्टली। ये पुराना डिफॉल्ट मॉडल है जिसमें लगभग हर कोई बड़ा हुआ है। लेकिन जो सोर्सेज आज हम एनालाइज कर रहे हैं वो एक नए पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं जिसे न्यू रिच कहा गया है। हाँ, न्यू रिच, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो इस नए मॉडल के हिसाब से अमीर होने का मतलब बैंक में पड़ा हुआ कोई करोड़पति बैलेंस नहीं है। तो असली मतलब है क्या इसका? यहाँ अमीरी की पूरी डेफिनेशन ही पलट जाती है। जब लोग रिच शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में ऑटोमेटिकली लग्जरी कार्स आती हैं, बड़े मैंशंस, प्राइवेट जेट्स वगैरह। बिल्कुल। लेकिन असल में न्यू रिच का कोर कॉन्सेप्ट है आज़ादी, यानी फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज की? अपना वक्त कब, कहाँ और कैसे बिताना है, इसका पूरा कंट्रोल होना। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव महीने का 1 लाख या 2 लाख रुपए कमा रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। 2 लाख रुपए महीना बहुत अच्छा अमाउंट है। बड़ा अमाउंट है, पर उस व्यक्ति की जिंदगी देखिए, वो एक्सेल शीट्स, एंडलेस मीटिंग्स और स्ट्रेस से भरी हुई है। टाइम ही नहीं है उसके पास। राइट। परिवार के लिए या खुद के लिए वक्त ही नहीं बचा। अब दूसरी तरफ एक और व्यक्ति को देखते हैं। ओके। वो महीने के सिर्फ 40,000 कमा रहा है, पर वो अपना दिन खुद डिजाइन करता है। अच्छा, मतलब नो बॉस सकता है। और सबसे जरूरी बात, अपने मेंटल पीस का मालिक है वो। एग्जैक्टली। पर वेट, यहाँ ना मुझे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। जो लोग स्ट्रिक्टली नंबर्स और बैंक बैलेंस में सोचते हैं उन्हें ये काउंटर इंट्यूटिव लगेगा। कैसे? देखिए, 1 लाख वर्सेस 40,000, मैथ तो साफ है ना। क्या वाकई में वो 40,000 कमाने वाला ज्यादा अमीर है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास वक्त है? बिल्कुल। ये रियलिटी से ज्यादा एक फिलोसॉफिकल तसल्ली नहीं लगती क्या? मतलब प्रैक्टिकल दुनिया में बिल्स तो पे करने ही पड़ते हैं। देखिए, ये फिलॉसफी नहीं है, ये प्योर इकोनॉमिक्स है, जिसे हम टाइम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। टाइम इकोनॉमिक्स। ओके। सैलरी एक फिक्स्ड नंबर है, पर फ्रीडम एक मल्टीप्लायर है। इस कॉन्सेप्ट का कोर प्रिंसिपल यही है कि फ्रीडम इज ग्रेटर देन सैलरी। फ्रीडम इज ग्रेटर देन सैलरी? ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर वक्त किसी और का मोहताज है, तो वो 1 लाख रुपए आजादी नहीं दे रहे, बल्कि वो उस इंसान को उस डेस्क से बांध कर रखने की कीमत है। ओह वाओ, दे आर पेइंग यू टू स्टे एट द डेस्क। एग्जैक्टली। आजादी तब आती है जब इनकम किसी लोकेशन या स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स से न जुड़ी हो। और इस आजादी को पाने का एक बड़ा सीधा और प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? स्किल प्लस वैल्यू इक्वल्स इनकम। स्किल प्लस वैल्यू
इक्वल्स इनकम। थोड़ा और एक्सप्लेन करें इसको। देखिए, अगर किसी इंसान के पास कोई ऐसी स्किल है जिससे वो किसी दूसरे की लाइफ में एक टैंजिबल वैल्यू ऐड कर रहा है, जैसे डिजाइनिंग आती है तो लोगो बनाना, या लिखना आता है तो कंटेंट क्रिएट करना। बिल्कुल वही, तो वो सिस्टम यूजे लोकेशन और टाइम की आज़ादी दे सकता है, क्योंकि वो अपने रिजल्ट्स के लिए चार्ज कर रहा है, अपने घंटों के लिए नहीं। राइट, ठीक है। माइंडसेट वाला लॉजिक अब जमीन पर उतरता हुआ लग रहा है। हाँ, पर देखिए, माइंडसेट से अकेले बिल्स तो पे नहीं होते। जब एक बार ये समझ आ गया कि हाँ, मुझे न्यू रिच वाली आजादी चाहिए, तो अगला कदम उठाना पड़ेगा। राइट, अगला कदम आता है उस आजादी को फंड करने वाला बिजनेस आइडिया ढूंढना। और यहाँ पर ना सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आता है आइडियाज की कमी। हाँ, मतलब आम धारणा यह है कि मार्केट में उतरने के लिए ना एक ऐसी यूनिक चीज बनानी होगी जो आज तक किसी के दिमाग में आई ही ना हो। एकदम परफेक्ट और अनोखा आइडिया चाहिए। और इसी अनोखेपन की तलाश सबसे बड़ा जाल है। जाल है? क्यों? क्योंकि परफेक्ट या बिल्कुल नया आइडिया जैसी चीज अमूमन एग्जिस्ट ही नहीं करती। लोग इनोवेशन और बिजनेस बिल्डिंग में बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रॉफिटेबल आइडिया ढूंढने का सही तरीका क्या है फिर? इसका एक बहुत प्रैग्मेटिक फ्रेमवर्क है। इसमें 3 हिस्से होते हैं। पहला है पैशन, यानी काम करने वाले को क्या पसंद है। ओके, पैशन। दूसरा है स्किल, यानी वो क्या अच्छा कर सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है मार्केट डिमांड, यानी लोगों को किस चीज की जरूरत है। इन तीनों का जहां इंटरसेक्शन होता है, वही एक रिलायबल बिजनेस का आधार बनता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी रुकावट दिखती है। कैसी रुकावट? देखिए, आजकल ना हर दूसरी सेल्फ हेल्प किताब चीख चीख कर कहती है कि फॉलो योर पैशन। हाँ, वो एक बहुत कॉमन ट्रोप है। पर अगर बात मार्केट डिमांड की आती है, जैसा आपने कहा, तो इसका मतलब सिर्फ पैशन किसी काम का नहीं है। अकेला पैशन काफी नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ना 16th सेंचुरी स्टाइल की ऑयल पेंटिंग का बेपनाह शौक है। वो दिन रात वही करता है। उसकी स्किल भी बिल्कुल मास्टर लेवल की है। ओके। पर मार्केट में कोई उस एंटीक स्टाइल की पेंटिंग खरीदना ही नहीं चाहता। तो उस पैशन का क्या फायदा? क्या वो बिजनेस फेल होना तय है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने एकदम सही पकड़ा। राइट, क्योंकि देखा जाए तो ज्यादातर लोग पहले अपने शौक का प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि कस्टमर चल कर आएगा। और यही वो गलती है जो ज्यादातर नए वेंचर्स को ले डूबती है। देखिए, फॉलो योर पैशन एक आधा सच है। आधा सच? तो पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि फॉलो द डिमांड। फॉलो द डिमांड। लोग किसी के पैशन को फंड करने के लिए पैसे नहीं देते हैं। वो अपने खुद की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए पैसे निकालते हैं। राइट, वो अपने मतलब की चीज देखेंगे। अगर उस पेंटिंग वाली बात की जाए जो आपने एग्जाम्पल दिया, 16th सेंचुरी पेंटिंग, अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो एक बेहतरीन शौक जरूर है, पर वो एक बिजनेस नहीं बन सकता। सही बात है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? सही तरीका हमेशा रिवर्स में काम करता है। पहले देखो कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। क्या उन्हें वजन कम करना है, या क्या उन्हें अपना स्मॉल बिजनेस ऑटोमेट करना है वगैरह? एग्जैक्टली। एक बार लोगों की प्रॉब्लम या पेन पॉइंट समझ आ गई, फिर अपने पैशन और स्किल को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाना होता है। ओह वाह। सोल्यूशन हमेशा मार्केट की आवाज से निकलना चाहिए, किसी बंद कमरे से नहीं। तो प्रोसेस पूरी तरह रिवर्स हो गया। पहले कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढो और फिर अपने स्किल के हिसाब से सोल्यूशन बनाओ। बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं सॉलिड प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया मिल भी गया किसी को, या पर फिर वही पुराना डर दोबारा सर उठाता है। इन्वेस्टमेंट का डर। हाँ, पैसा कहाँ से आएगा? जब भी बिजनेस का नाम आता है दिमाग में रेंट, इन्वेंट्री और स्टाफ की सैलरी आती है। राइट। इसका $100 स्टार्टअप कॉन्सेप्ट में आखिर महज 5 या 8 हजार रुपए से कुछ शुरू कैसे हो सकता है? उस छोटी सी रकम में आखिर आता ही क्या है आजकल? चलिए इसका लिटरल ब्रेकडाउन करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि 5,000 में क्या मिलता है। ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में इंसान जब सोता है ना, हाँ तब भी उसका रेंट जा रहा होता है, हाँ ओवरहेड कॉस्ट्स। हाँ पर ये जो लीन स्टार्टअप मॉडल है, हाँ। ये इस ओवरहेड को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है। कैसे? अगर बजट सिर्फ 5,000 रुपए है, हाँ, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? उसमें से 1,000 रुपए एक प्रोफेशनल डोमेन नेम लेने में जाएंगे। ओके, वेबसाइट का नाम मिल गया। हाँ, फिर 2,000 रुपए बेसिक वेब होस्टिंग में, ताकि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बन सके। 3,000 हो गए, बाकी 2,000। और बाकी बचे 2,000 शुरुआती टारगेटेड सोशल मीडिया एड्स में या बेसिक सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस में लगाए जाएंगे। बस। बस? रेंट या स्टॉक का क्या? यहाँ जरूरत किसी बड़े ऑफिस या हेवी इन्वेंट्री की है ही नहीं। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्मार्ट। और देखिए, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में तो ये खर्च और भी कम है,
क्योंकि वहां बेचने वाली चीज इंसान की अपनी स्किल होती है। जैसे कंसल्टिंग, डिजाइनिंग या फ्रीलांस राइटिंग। एग्जैक्टली उनमें वर्चुअली जीरो इन्वेस्टमेंट लगती है। और अगर प्रोडक्ट बेस्ड की बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स या कोर्सेज में फिजिकल स्टॉक मेंटेन करने का झंझट ही नहीं होता। ठीक है, मैथ तो समझ आ गया। लगभग 5,000 में डिजिटल दुकान खुल गई, पर बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च होगा कैसे? लॉन्च करने का भी एक तरीका होता है। Here's where it gets really interesting for me. इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं एक फिजिकल दुनिया के उदाहरण से समझूं, हाँ बोलिए। मान लीजिए किसी को एक नया नेविगेशन या जीपीएस ऐप बनाना है। अगर ट्रेडिशनल सोच होगी तो लोग पहले इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, करोड़ों की फंडिंग उठाएंगे, फिर प्रोग्रामर्स हायर करेंगे। हाँ, टीम बनाएंगे और फिर 1 साल बाद जाकर ऐप लॉन्च करेंगे। राइट। फिर शायद पता चले कि लोगों को इस ऐप का इंटरफेस ही पसंद नहीं आया या उन्हें वो पर्टिकुलर फीचर चाहिए ही नहीं था, तो करोड़ों का और सालों का सीधा नुकसान। और ये बहुत आम बात है स्टार्टअप्स में। एग्जैक्टली। तो इस प्रॉब्लम को लीन स्टार्टअप मॉडल एक्चुअल में कैसे टैकल करता है? बहुत खूब। चलिए इस जीपीएस वाले उदाहरण को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बताएं। लीन स्टार्टअप मॉडल में करोड़ों की फंडिंग उठाने के बजाय सबसे पहले उस बिजी स्ट्रीट कॉर्नर पर खड़े होकर सिर्फ 10 रुपए में हाथ से बने हुए लोकल पेपर मैप्स बेचने की कोशिश की जाएगी। हाथ से बने पेपर मैप्स एक टेक ऐप के आइडिया के लिए? बिल्कुल, क्योंकि अगर लोग उस पेपर मैप को खरीदने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे, अगर उन्हें डायरेक्शंस पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही उस एरिया में, ओह, आई सी। तो ये तय है कि वो करोड़ों का ऐप भी वहां फेल होगा। इसे बिजनेस की भाषा में एमवीपी कहते हैं। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। एक ऐसी चीज जो प्रॉब्लम को सबसे बेसिक लेवल पर सॉल्व करे बिना किसी फैंसी फीचर के। मतलब हम पहले दिन से परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे। नहीं, शुरू में पर्पस ढेर सारे पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि ये टेस्ट करना होता है कि क्या लोग इस कोर सॉल्यूशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं। राइट। अगर वो हाथ से बना पेपर मैप बिक गया, तो फिर आप बनाने का और उस पर पैसे लगाने का एक सॉलिड जस्टिफिकेशन मिल जाता है। सही समझे आप। पहले आइडिया टेस्ट करो, कस्टमर फीडबैक लो और फिर धीरे धीरे स्केल करो। ये हाथ से बने मैप वाला एग्जाम्पल ना सच में मैकेनिज्म को क्लियर कर देता है कि रिस्क को लगभग जीरो के करीब कैसे लाया जा सकता है। हाँ, रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है। अब मान लीजिए कि किसी ने अपना एमवीपी लॉन्च कर दिया, सर्विस या डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, ओके। लेकिन लोग उस चीज के बदले एग्जैक्ट कितने पैसे देंगे? पैसा आखिर जनरेट कैसे होता है इस छोटी सी शुरुआत से? ये हमें वैल्यू क्रिएशन के कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। राइट, क्योंकि सोर्सेज वैल्यू क्रिएशन की ही बात करते हैं, जहां वैल्यू एक बेसिक फॉर्मूला से बनती है कि प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन प्लस बेनिफिट। बिजनेस की जान है। देखिए, कंपनी पैसा कमाने की मशीन नहीं होती, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने का एक सिस्टम होती है। और पैसा उस वैल्यू का रिजल्ट है। एग्जैक्टली। पैसा सिर्फ उस वैल्यू का एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्रॉब्लम वजन बढ़ने की है राइट, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान है, तो फाइनल बेनिफिट क्या हुआ? सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक हेल्दी बॉडी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कस्टमर उस एक्सेल शीट या पीडीएफ प्लान के पैसे नहीं दे रहा है, वो उस आने वाले सेल्फ कॉन्फिडेंस और बेटर हेल्थ के लिए पैसे दे रहा है। वो एंड रिजल्ट खरीद रहा है। बिल्कुल। जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा उतनी ज्यादा वैल्यू बनेगी और उतना ही ज्यादा रेवेन्यू आएगा। रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा स्केप्टिसिज्म हिट कर रहा है। स्केप्टिसिज्म क्यों? एक तरफ कहा जा रहा है कि वैल्यू क्रिएशन का फ्रेमवर्क इतना क्लियर और सिंपल है, हाँ। प्रॉब्लम सॉल्यूशन और बेनिफिट। हाँ। अगर ये इतना ही सीधा फॉर्मूला है, तो इतने सारे स्टार्टअप्स और नए बिजनेसेस मिट्टी में क्यों मिल जाते हैं? स्टैट्स कहते हैं कि 90% नए वेंचर्स बुरी तरह फेल होते हैं। वो लोग भी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे होते हैं ना। हाँ। उनके पास भी कोई सोल्यूशन होता ही है। सही सवाल है। तो अगर फॉर्मूला इतना ही आसान है, तो फेलियर रेट इतना एस्ट्रोनॉमिकल क्यों है? मिसिंग लिंक क्या है यहाँ पर? अगर इसको हम बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो इसका जवाब काफी रिवीलिंग है। प्लीज बताइए। ज्यादातर वेंचर्स इसलिए फेल नहीं होते कि वो कुछ बना नहीं पाते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो ऐसी चीज बनाते हैं जो उन्हें खुद को लगता है कि मार्केट को चाहिए, बिना मार्केट से एक्चुअल डेटा लिए। एग्जैक्टली। वो लोग बनाते हैं जो उन्हें पसंद होता है, कस्टमर की जरूरत नहीं देखते। वो एसेंशियली गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। ओह वाओ। या फिर वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसका सोल्यूशन पहले से ही कहीं ज्यादा सस्ते और बेहतर रूप में मार्केट में मौजूद है। तो हाई वैल्यू क्रिएट कैसे की जाए फिर? वैल्यू क्रिएट करने के
3 ठोस ट्रिगर्स होते हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। पहला ट्रिगर, हाँ, पहला क्या ये प्रोडक्ट कस्टमर का बहुत सारा वक्त बचा रहा है। टाइम सेविंग, ओके। दूसरा ट्रिगर, क्या ये उनकी मेहनत या एफर्ट को ड्रास्टिकली कम कर रहा है। एफर्ट रिडक्शन, राइट। और तीसरा, क्या ये उनके एग्जिस्टिंग रिजल्ट को पहले से कई गुना बेहतर बना रहा है। रिजल्ट इंप्रूवमेंट। बिल्कुल। अगर कोई वेंचर इन तीनों में से एक भी ट्रिगर को डीपली पुल नहीं कर रहा तो वो वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, चाहे उसकी वेबसाइट और पैकेजिंग कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। राइट। लोग सिर्फ सुंदरता के पैसे नहीं देंगे। रोल बहुत सिंपल है। अगर किसी को सोसाइटी से 50,000 रुपए लेने हैं तो पहले सोसाइटी को 50,000 की वैल्यू देनी होगी। मतलब पेन पॉइंट का साइज और उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी ही आखिर में उसकी वैल्यू तय करती है। बिल्कुल। अब जब किसी को अपना MVP मिल गया और उसको ये वैल्यू का मैकेनिज्म भी समझ आ गया, तो लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन ना लेने के पीछे एक बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉक होता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग आइडिया बनाते तो हैं पर दुनिया को दिखाते नहीं। लॉन्च करने में महीनों या बरसों लगा देते हैं। परफेक्शन का डर। राइट। और जब आखिर में लॉन्च करते भी हैं तो उन्हें बेचने यानी सेलिंग से डर लगता है। सेल्स शब्द सुनते ही एक अजीब सी नेगेटिविटी दिमाग में आती है। जैसे किसी को बेवकूफ बनाया जा रहा हो। हाँ, जैसे किसी को फोर्स किया जा रहा हो अपना प्रोडक्ट लेने के लिए। इस मेंटल ब्लॉक को कैसे तोड़ें? देखिए, लॉन्च डिले करने का सबसे बड़ा कारण वही परफेक्शन का इल्यूजन है। लोग तब तक अपनी सर्विस दुनिया के सामने नहीं लाते जब तक उनकी वेबसाइट का फॉन्ट परफेक्ट ना हो जाए या लोगो बेस्ट ना हो। मैं इसको एक एनालॉजी से समझता हूँ। ये बिल्कुल वैसा है ना जैसे एक साइकिल चलाना सीखना। साइकिल चलाना कैसे? आप सालों तक फिजिक्स और बैलेंस की किताबें पढ़ सकते हैं, परफेक्ट पोस्चर सीख सकते हैं, पर जब तक आप रोड पर उतरकर गिरते नहीं हैं और चलाते नहीं हैं, आप सच में साइकिल चलाना सीखेंगे ही नहीं। बहुत खूबसूरत एनालॉजी है ये। एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्शन। एक्शन ओवर परफेक्शन। ग्राउंड रियलिटी का डेटा यही कहता है कि जो लोग फास्ट लर्नर्स होते हैं वो हमेशा परफेक्शनिस्ट को हरा देते हैं। क्योंकि उन्हें रियल फीडबैक मिल रहा होता है। एग्जैक्टली। जल्दी लॉन्च करने से ही असली दुनिया का हार्श पर बहुत जरूरी फीडबैक मिलता है। और जहां तक सेल्स का डर है, उसको कैसे डील करें? उसके पीछे का मनोविज्ञान या साइकोलॉजी बदलनी होगी। लोगों को लगता है कि बेचना मतलब मैनिपुलेशन है, पर जरा इस तरह सोचिए। बोलिए। अगर आपके पास सर दर्द की एकदम असरदार दवाई है, ओके, दवाई है मेरे पास, और सामने वाला इंसान दर्द से बुरी तरह तड़प रहा है, तो क्या उस दवाई को बेचने से डरना या उस दवाई को छिपाना ज्यादा अनएथिकल नहीं है? ओह वाओ, मैं अगर उसकी हेल्प कर सकता हूं और नहीं कर रहा तो मैं गलत हूं? बिल्कुल। अगर आपका बनाया गया सोल्यूशन वाकई किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसे ना बेचना एक डिससर्विस है। सेलिंग इज हेल्पिंग। सेलिंग इक्वल्स हेल्पिंग। जब दिमाग में ये शिफ्ट आ जाए कि आप जेन्युइनली किसी कस्टमर की मदद कर रहे हैं तो सेल्स कोई मैनिपुलेटिव टैक्टिक नहीं रह जाती। वो एक फेयर एक्सचेंज बन जाता है। एग्जैक्टली। फेयर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फॉर मनी। ये सच में एक डीप रिफ्रेमिंग है। सर दर्द की दवाई वाली बात एकदम हिट करती है कि वहां कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा, बस क्योर ऑफर कर रहा है। राइट। लेकिन रियलिटी में मार्केटिंग का क्या होगा? एक नया इंसान जिसके पास फंडिंग नहीं है, वो अपनी ये दवाई लोगों तक पहुंचाएगा कैसे? उसके लिए मेहनत करनी होगी पर पैसे नहीं। और एक और चीज, इस सारी मेहनत के बाद ये जो पैसिव इनकम का बज़वर्ड आजकल हर जगह इंटरनेट पर फैला हुआ है, पैसिव इनकम, क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है या बस नए लोगों को सपने दिखाने का तरीका है? दोनों बातों का जवाब देती हूँ। जीरो बजट मार्केटिंग के लिए आज सबसे बड़ा हथियार है हमारे फ्री डिजिटल टूल्स, जैसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। हाँ, और ऑर्गेनिक कम्युनिटीज, फोरम्स हो गए, लोकल फेसबुक ग्रुप्स हो गए। शुरुआत में हजारों लोगों तक पहुंचने का सोचना ही गलत अप्रोच है। अच्छा, तो टारगेट क्या होना चाहिए? फोकस सिर्फ पहले 10 कस्टमर्स ढूंढने पर होना चाहिए। सिर्फ 10? सिर्फ 10। उन 10 लोगों की प्रॉब्लम को इतने डीपली और अच्छे से सॉल्व करना चाहिए कि वो खुद आगे बढ़कर आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का काम करें। यानी वो जाकर अपने दोस्तों को बताएं। मेक सेंस। और अब आते हैं आपके पैसिव इनकम वाले सवाल पर। हाँ, उस पर बहुत कंफ्यूजन है। देखिए, पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट वैलिड जरूर है, पर इसका जो ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है ना नेट पर, वो बहुत खतरनाक है। मतलब लोग सोचते हैं कुछ किए बिना पैसे आएंगे। एग्जैक्टली। पैसिव इनकम कभी भी इनिशियली पैसिव नहीं होती। ओह। एक ई बुक या वीडियो कोर्स बनाकर उसे ऑटोमेटेड सिस्टम पर डालने के लिए शुरुआत में जो इंटेंस और हद तोड़ने वाला एक्टिव हार्डवर्क लगता है, लोग उसको कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट करते हैं।
बिल्कुल, ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीन बनाने जैसा है जिसे सेटअप करने और फाइन ट्यून करने में महीनों का पसीना लगता है। ताकि बाद में वो बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के चलती रहे, राइट, मेहनत खत्म नहीं होती, बस फ्रंट लोड हो जाती है। फ्रंट लोड हो जाती है। ये वर्ड बहुत एप्ट है। एक बार वो मशीनरी चल पड़े तभी कोई अपनी एक्टिव इनकम को पैसिव स्ट्रीम्स में कन्वर्ट होता देख सकता है। ये मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना बहुत जरूरी है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि पैसिव इनकम का इल्यूजन ये है कि बिना मेहनत पैसा आएगा, जबकि रियलिटी ये है कि सारी मेहनत पहले लगानी पड़ती है उस ऑटोमेशन को सेटअप करने में। एकदम सही। अब इन सारी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज को जमीन पर उतारने के लिए मुझे लगता है कुछ रियल वर्ल्ड प्रूफ देखना जरूरी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होती हैं। राइट। ऐसे लोग जिन्होंने हकीकत में इन कोर प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया हो। ऐसी कौन सी केस स्टडीज या कहानियां हैं हमारे सोर्स मटेरियल में जो इन मैकेनिज्म्स को एक्चुअली एक्शन में दिखाती हैं? सोर्स मटेरियल में ना एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी एक सॉफ्टवेयर मैनुअल लिखने वाले व्यक्ति की है। सॉफ्टवेयर मैनुअल, ओके। उस वक्त एक नया नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में पॉपुलर हो रहा था। उसकी पॉपुलैरिटी तो तेजी से बढ़ रही थी, पर उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस काफी कॉम्प्लेक्स था और आम लोगों को उसे समझने में तकलीफ हो रही थी। मतलब प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी मार्केट में। एग्जैक्टली। एक व्यक्ति ने लोगों की इस फ्रस्ट्रेशन, इस डिमांड को देखा। उसके पास कोई करोड़ों की फंडिंग नहीं थी, ना ही कोई बड़ी टेक टीम थी। तो उसने क्या किया? उसने सिंपली अपनी राइटिंग और एनालिटिकल स्किल का इस्तेमाल किया और उस सॉफ्टवेयर को इफेक्टिवली यूज करने पर एक डिटेल्ड और आसान शब्दों वाली पीडीएफ गाइड लिख डाली। बस एक पीडीएफ? बस एमवीपी के तौर पर एक छोटा सा लैंडिंग पेज बनाया और उसे कुछ $1000 के बजट में ऑनलाइन लॉन्च कर दिया। वेट, सच में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल लिखकर एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लिया? हाँ। तो उसने एग्जैक्ट कौन सा वैल्यू ट्रिगर पुल किया इसमें? टाइम बचाने वाला या एफर्ट कम करने वाला? उसने दोनों ट्रिगर्स एक साथ पुल किए। दोनों? कैसे? उस नए सॉफ्टवेयर को खुद ट्रायल और एरर से सीखने में लोगों को घंटों, शायद दिनों लगते थे। राइट। नया सॉफ्टवेयर समझना मुश्किल होता है। उस एक सिंपल पीडीएफ ने लोगों का वो सारा एफर्ट और टाइम बचा लिया। उस इंसान ने अपने उस डिजिटल प्रोडक्ट को कुछ $, के आसपास प्राइस किया। और सेल हुई? कुछ ही महीनों में उस एक सिंपल पीडीएफ गाइड ने 6 फिगर इनकम जनरेट कर ली। ओह वाओ, 6 figures just from a PDF? यहाँ ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? न कोई फिजिकल ऑफिस था, ना हैवी इन्वेंट्री थी, ना उसमें शिपिंग का झंझट था। सिर्फ एक डिजिटल फाइल और कस्टमर के एग्जैक्ट पेन पॉइंट का सीधा सॉल्यूशन। एग्जैक्टली। एक छोटा सा पीडीएफ और 6 figure इनकम। ये तो लीन स्टार्टअप और टाइम इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट प्रूफ हो गया। एक और केस देखते हैं जहां फिजिकल वर्ल्ड में एक जरूरी प्रॉब्लम सॉल्व की गई। हाँ, फिजिकल प्रोडक्ट्स में कैसे काम करेगा ये? ठीक है। एक व्यक्ति ने नोटिस किया कि लोगों को एक स्टोर से महंगे मैट्रेसेस यानी गद्दे खरीदने में बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ कैसी? उन गद्दों को खरीदकर अपनी गाड़ियों की छत पर बांधकर घर तक ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी मुश्किल और फ्रस्ट्रेशन होती थी लोगों को। हाँ, लॉजिस्टिक्स इशू है। उसने एक पुरानी वैन खरीदी, एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट बनाई जहां लोग उन्हें अफोर्डेबल मैट्रेसेस ऑर्डर कर सकते थे। और डिलीवरी? क्योंकि सेटअप कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 थी। वाओ। जब उसने देखा कि डिमांड लगातार बढ़ रही है, लोगों को सर्विस पसंद आ रही है, तब जाकर उसने अपने बिजनेस को स्केल किया और नई वैन्स ली। तो इन दोनों बिल्कुल अलग उदाहरणों में, एक डिजिटल और एक फिजिकल, एक चीज पूरी तरह कॉमन लग रही है मुझे। क्या कॉमन दिखा आपको? किसी ने भी परफेक्ट होने का इंतजार नहीं किया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ना उस गाइड वाले व्यक्ति ने पहले उस सॉफ्टवेयर कंपनी से कोई ऑफिशियल पार्टनरशिप की वेट की, और ना उस मैट्रेस वाले ने एक बड़ी चमचमाती शोरूम खोलने का सोचा। राइट। उन्होंने ओवरथिंकिंग और गलती करने का डर छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की दर्द को कम करने पर फोकस किया। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। पूछे? इन सब में सबसे बड़ी गलती क्या होती है नए लोगों से? असल में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो फियर ऑफ फेलियर नहीं है। तो क्या है? वो है फियर ऑफ स्टार्टिंग। फेल होने के डर से वो पहला कदम ही नहीं उठाते हैं। फेल होने के डर से शुरू ही ना करना। फेलियर एक मौत नहीं है बिजनेस की, वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जो बताता है कि आपके सिस्टम में आगे क्या ऑप्टिमाइज करना है। फेलियर इज जस्ट अ डेटा पॉइंट। ये पूरे इस फ्रेमवर्क का एक बहुत ही सॉलिड निचोड़ है। हाँ। अगर मैं इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ूं तो आज की इस डीप डाइव की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ब्लूप्रिंट रेडी हो गया। एक आजाद और सस्टेनेबल आमदनी का जरिया बनाने के लिए शार्क टैंक वाली वो अग्रेसिव पिचेस या लाखों की सेविंग्स नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल नहीं चाहिए। एक्जैक्टली। उन लोगों तक पहुंचाने की जिन्हें उसकी सख्त जरूरत है,
सबसे जरूरी बात परफेक्शनिज्म के उस खोखले डर को छोड़कर शुरुआती एक्शन लेना। एक्शन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन परफेक्शन। एकदम सही समराइज किया आपने। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसी प्रोवोकिंग सोच है जो आगे चलकर हम सब के लिए और भी ज्यादा रेलेवेंट होने वाली है। हाँ जरूर, क्या है वो थॉट? आज हमने ना स्किल्स और वैल्यू क्रिएशन को एक इंसानी नजरिए से देखा, पर एक हार्श रियलिटी जो बहुत तेजी से दुनिया में सामने आ रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ प्रभाव। ओ, एआई का इम्पैक्ट? बिल्कुल। आने वाले वक्त में जब एआई बेसिक कॉपीराइटिंग हो, सिंपल कोडिंग हो या ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी चीजें आसानी से सेकंड्स में और फ्री में कर लेगा, तब क्या बचेगा? वही सवाल है। तब असली इंसानी वैल्यू कहाँ बचेगी? मेरी समझ से तब वही ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स सबसे ज्यादा डिमांड में रहेंगी, जिनमें डीप एम्पैथी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक ह्यूमन कनेक्शन शामिल हो, जिसे एआई इजीली कॉपी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो सुनने वालों के लिए आज सवाल ये है कि क्या इन नई और फ्यूचर प्रूफ इंसानी स्किल्स को भी हम आज 5,000 रुपए के उस मिनिमम बजट में एक नए स्टार्टअप की तरह शुरू कर सकते हैं? बहुत गहरा पॉइंट है ये। ये एक ऐसा क्रूशल एंगल है जिस पर हर उस इंसान को ठहर कर सोच विचार करना चाहिए जो वक्त के आगे रहकर अपना कल खुद डिजाइन करना चाहता है। एक बहुत ही पावरफुल और अनसेटलिंग सवाल छोड़ा है आज आपने। जैसे जैसे ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी इन बेसिक मैकेनिकल स्किल्स को रिप्लेस करेगी ना, वही वैल्यू मार्केट में टिकेगी जो सबसे ज्यादा डीपली इंसानी होगी। बिल्कुल, यही आने वाले कल की रियलिटी है। और इस पॉइंट पर अभी से काम करना ही शायद आने वाले कल की सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी बन सकती है। इस पूरे फ्रेमवर्क का इतना बारीकी से विश्लेषण करने के लिए और इन प्रैक्टिकल मैकेनिज्म्स को इतने डीपली हमारे सामने खोल के रख देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। इस डीप डाइव ने सच में कई सदियों पुराने इन कॉर्पोरेट और बिजनेस मिथ्स को पूरी तरह से जमीन पर ला दिया है। फिर मिलेंगे एक नई और इंसाइटफुल चर्चा और बिल्कुल एक नए नजरिए के साथ। टेक केयर।